हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम दक्षिण भारत के जो पूर्व मध्यकाल में वंश रहे थे कांची के पल्लवों को चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैप की तरफ जाते हैं। लोकेशन देखिए, ये है पल्लव्स, लगभग एक्सट्रीम साउथ में आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, पल्लव ने जनरली इस बड़े से एरिया में अपना कब्जा करके रखा है। अब ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी का नदी है और कावेरी के भी दक्षिण में आप कह सकते हैं इनका शासन था। इनका एक इम्पोर्टेंट होल्ड हुआ करता था कांचीपुरम। ठीक है, तो कांचीपुरम के पल्लव्स इम्पोर्टेंट है। इन्हीं की ये उन्होंने अपने कैपिटल बनाया था और ये लगभग समुद्र तट पर स्थित है। कांचीपुरम अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से एक पोर्ट भी हुआ करता था और एक कल्चरल कैपिटल भी हुआ करती थी कांचीपुरम। आइए देखते हैं आगे। तो इनकी राजधानी को तो हमने पढ़ लिया। पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते तथा स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं। देखिए, ये अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा के साथ साथ विष्णु से भी मानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे कि पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति, ऐसे कौन से शासक हैं जो अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु दोनों से मानते हैं? तो वो है पल्लव। अब याद कैसे करेंगे? इसमें दो ला है तो दो लोगों से, ब्रह्मा से विष्णु से। और स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं। जब हम ये वाला फैक्ट पढ़ ही रहे हैं कि अश्वत्थामा का वंशज कौन मानता है? पल्लव। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार शासक है वो अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों ने अपने आप को लक्ष्मण का वंशज माना है। पल्लव ने अपने आप को अश्वत्थामा का वंशज माना है और उत्पत्ति मानी किनसे? ब्रह्मा और विष्णु से। उत्पत्तियाँ इस प्रकार की, वो क्यों अपने आप को संबंध करते थे बड़े जो कुल के या वंश थे उनसे? उसका कारण है कि उनको सामाजिक मान्यता मिले। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की थी। नाम क्या था उसका? व्यक्ति का था सिंह विष्णु, या इसी को दूसरा नाम था अवनी सिंह। क्या नाम था इनका? अवनी सिंह दूसरा नाम था। इसने अवनी सिंह की भी उपाधि धारण की थी, राइट? तो देखो, अवनी सिंह, ये सिंह सिंह दोनों में आएगा तो कनेक्ट कर लिया कि अवनी सिंह को ही सिंह विष्णु था। इसके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे, जिन्होंने संस्कृत में किरत अर्जुनीयम की रचना करी थी। किसने? भारवी ने। और वो किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब ये जो किरत अर्जुनीयम में कहा गया, क्या कहा गया है कि इसमें अर्जुन और कीरत, कीरत कौन थे? भगवान शिव ने एक रूप धारण कर लिया था कीरत। ठीक है, कीरत का मतलब होता था माउंटेन हंटर, यानी कि जंग उसमें पर्वतों में रहने वाला जो शिकारी होता है वो। तो भगवान शिव ने एक कीरत का रूप धारण कर लिया था और अर्जुन के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी को कहते हैं किरत अर्जुनीयम। ठीक है, तो महाकवि भारवी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और इन्होंने किरत अर्जुनीयम की रचना की। जब हमने इनकी संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें अब एक चीज दिमाग में ये रखनी चाहिए कि यहाँ तो वाक्टक के सातवाहनों के काल से सातवाहनों ने क्या किया था? प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया था और साथ में इन्होंने संस्कृत को भी संरक्षण देना स्टार्ट कर दिया था। सातवाहन के बाद इसी एरिया में वाक्टक आएंगे, इन्होंने भी संस्कृत को संरक्षण दिया है। और इसी एरियाज में पल्लव्स भी हैं, ये भी संस्कृत को संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ से एक चीज हमें ये क्लियर होनी चाहिए। तो एग्जाम में जब कभी भी कोई फैक्ट पूछेगा कि क्या सातवाहनों ने, वाक्टक ने या फिर पल्लव संरक्षण को संरक्षण दिया था, तो आंसर वुड बी यस, बिल्कुल दिया था। आगे देखेंगे, पल्लव शासक वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। अब याद कैसे करेंगे? पल्लवों का स्थापना करता ही सिंह है, तो इन्हीं का सिंह विष्णु था, तो इनका नाम ही मतलब चिन्ह भी इन्होंने सिंह रखा। प्रारंभ प्रारंभिक पल्लव शासकों में जो चौथा शासक था वो था विष्णुगुप्त, जो प्रथम पल्लव शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेख में मिलता है। यही बात अभी हम लोग डिस्कस करके आए। ठीक है, तो विष्णु अब ये पूछ लेगा कि पल्लवों ने प्राकृत और संस्कृत दोनों को आश्रय दिया है? आंसर इज यस। अब लेकिन फिर जब ये पूछेगा कि भाई कौन सा शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों में मिलता है, तो कहेंगे विष्णुगुप्त। कैसे? तो विष्णु में ये दो आ रहे हैं और ये दो भाषाओं के अभिलेख है, ऐसे हम याद करेंगे, राइट? तो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं किसके? विष्णुगुप्त के। विष्णुगुप्त प्राचीन पल्लव शासक था जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जब समुद्रगुप्त कहता है कि उसने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया है या 9 राजाओं को शायद हराया है, तो उसमें से एक ये कांची का विष्णुगुप्त का भी नाम आता है। क्योंकि गुप्त, अगर आप गुप्ताज की एरिया देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गुप्त यहाँ पर आए थे, देखो पल्लव कांचीपुरम को जीता था, तो ये तो विष्णुगुप्त है। यही तो अंतिम पल्लव शासक था, जिस अंतिम दक्षिण भारत का शासक था जिसको हराकर ये वापस चला गया था उत्तर भारत की ओर। कौन? समुद्रगुप्त। तो विष्णुगुप्त कांची का शासक था, अंतिम शासक था जिसको हराया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में हमें मिलेंगे? प्राकृत में। ठीक है, यद्यपि उनके अधिकतर अभिलेख हमें किस में मिलते हैं? संस्कृत में। अगर ये पूछे कि पल्लवों के प्रारंभिक, तो पा से पल्लव, पा से प्रारंभिक और पा से प्राकृत। लेकिन अगर ये पूछे अधिकतर, तो हम बोलेंगे संस्कृत। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने दोनों भाषाओं को आश्रय दिया था। पल्लवों को तोंडई भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि तोंडई नाम का एक जगह भी यहाँ पर इनका था, इस वजह से इनको तोंडई कहा गया है। और पल्लवों को संगम साहित्य में तोडियार कहा गया है। क्या कहा गया है? तोडियार। तो पूछ ले सकते हैं कि तोंडई या तोडियार जैसे शब्द किस वंश के लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? पल्लव। तो याद कैसे करेंगे? पल्लव का हमने मान लिया पल्ला होता है ना, किसी भी चीज का पल्ला होता है, पलड़ा होता है, तो पल्लव को आपने तोड़ दिया, तोंडई तोड़ दिया, किसको? पल्लव को। पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, ये चीज डिस्कस किया है हमने। पल्लव अभिलेखों में मंडपिका शब्द का प्रयोग है। अब ये मंडपिका जो शब्द है, मंडपिका, ये पूछा जाता है एग्जाम में, टर्म्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मंडपिका का मतलब था चुंगी घर। देखो मंडप तो हम जानते ही हैं, मंडप, तो मंडप क्या होता है? घर के इक्वल होता, तो उसी तरीके से चुंगी घर हो गया, है ना, चुंगी घर। मंडपाश चुंगी अधिकारी हुआ था, तो मंड या मंडपाश चुंगी से हमें याद रख लेना, ठीक है। महाबलीपुरम एवं नागपत्तनम पल्लवों के नौसेना के केंद्र हुआ करते थे। अब देखो महाबलीपुरम ये है, ये कांचीपुरम, महाबलीपुरम और कौन सा? नागपत्तनम। तो महाबलीपुरम की इन्होंने लोकेशन अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं दिखाई गई है, बट महाबलीपुरम यहीं पर लोकेटेड है, राइट। पल्लव शासन में रतिक जिले की अधिकारी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है कि रतिक कौन होता था, किस लेवल का अधिकारी। पूछ लेगा राज्य लेवल का, या ग्राम लेवल का, या फिर आपका जिला लेवल का। तो हम कैसे याद कर लेंगे रतिक को? जिले से, रतिक डिस्ट्रिक्ट, रतिक डिस्ट्रिक्ट, रतिक डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से रतिक किसका? डिस्ट्रिक्ट का। पल्लव अभिलेखों में कुल कितने करों का उल्लेख है? क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार, ये 18 करों का उल्लेख है पल्लव अभिलेखों में। तो हम देखेंगे पल्लव अभिलेखों में जब करों की बात करेंगे तो मंडप का जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है चुंगी घर के लिए, रतिक जिलाधिकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था, और 18 करों का उल्लेख मिलता है। तो इसका स्थापनाकर्ता कौन था? अभी हमने दो लोगों को पढ़ा, सिंह विष्णु और दूसरा विष्णुगुप्त को पढ़ा है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट शासकों पे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासन लगभग 600 से लगभग 630 तक रहा है। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने मत्स्य विलास प्रहसन लिखा। प्रहसन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर प्रहास करना, यानी कि मजाक उड़ाना। एक हास्य की रचना है जिसमें कपालिक जो एक संप्रदाय है और जो बौद्ध भिक्षु है उन पर व्यंग्य किया गया है। किसमें? मत्स्य विलास प्रहसन में। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है इस पूरे वंश में। प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ था उसका नाम क्या था? रुद्राचार्य। उनके संगीतज्ञ गुरु थे। और महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की भी रचना करी थी। तो देखिए जनरली ये जो बुक है मत्स्य विलास प्रहसन, ये तो सब लोग जानते हैं कि महेंद्र वर्मन ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि उसने संगीत ग्रंथ की भी स्थापना करी थी। अभी संगीत ग्रंथ भी हम उसके बारे में देखेंगे कि उसका कौन सा था। महेंद्र वर्मन ने जिस संगीत ग्रंथ की रचना करी थी उसका नाम था कुडमी मालाएं। ठीक है, तो कुडमी मालाएं संस्कृत से, ओ सॉरी, संगीत से रिलेटेड ग्रंथ था। और अभी एक हम कौन सा ग्रंथ देख कर आए हैं? मत्स्य विलास प्रहसन। ठीक है ना, तो दो याद रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पे दो जो शुरुआत के दो अलवर संत थे, वो सॉरी नयनार संत थे, वो रहते थे। ठीक है, सेफ जो मानने वाले थे। कौन? एटीएम, एटी हम याद करते हैं तो ए से अपार और टी से तुरुज्ञान समंदर, ये दो संत इनके कहाँ पे रहते थे? महेंद्र बर्मन के यहाँ पे। तो हमने मैट से याद कर लिया, मैट महेंद्र बर्मन, ए से अपार और टी से तुरुज्ञान समंदर। महेंद्र बर्मन प्रथम वातापी के चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हुआ था। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है। ये देखो, ये है बादामी या वातापी के चालुक्य से, ये है कांचीपुरम के पाल्लव से। इन दोनों की बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल। तो आपस में लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी। तो पल्लव जो महेंद्र बर्मन है, महेंद्र बर्मन, इसको चालुक्य शासक कौन हराएगा? पुलकेशिन। ठीक है ना, या इसको चालुक्य शासक कौन हराएगा? इसको पुलकेशिन। अब एक मिनट, यहाँ पे देखो किससे लिखा है? पुलकेशिन द्वितीय से लिखा है। अब बात ये है कि देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य ने पल्लव्स को तो हराया था। पल्लव्स का पहले ये एरिया भी एक्सपांशन था, ये बेंगी, ये वाला एरिया दिख रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले किनके पास ये पूरा एरिया था? ये वाला। ठीक है, लेकिन जब चालुक्य पुलकेशिन सेकंड ने इसको महेंद्र बर्मन फर्स्ट को हराया, तो इसका ये वाला जो नॉर्थन पार्ट था, ये इसको उसने छीन लिया। समझ में आया? ये नॉर्थन पार्ट को छीन के चालुक्य ने अपने एक भाई को दे दिया ये एरिया। इस तरीके से इस एरिया पे बसने लग गए बेंगी के चालुक्य। इस तरीके से बेंगी के चालुक्यों की स्थापना होती है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज को जरा समझ लो। चालुक्य पुलकेशिन सेकंड ने जब महेंद्र बर्मन को हराया, तो इसने ये वाला एरिया छीन लिया चालुक्यों ने इनका। तो अब इनकी बॉर्डर लिमिट सिर्फ इतनी सी रह गई, किनकी? ये पल्लव्स की। और बेंगी में यहाँ पे बस गए, एक इनका ब्रांच, एक अपने भाई को दे दिया चालुक्य। तो इस तरीके से ये बेंगी के चालुक्य कहलाए और ये बादामी के चालुक्य कहलाए। अब बात समझ में आ गया। और ये एक लड़ाई की एक नींव पड़ गई थी यहीं से। इन दोनों की जो राइवलरी है, चालुक्य और पल्लव की राइवलरी, अब स्टार्ट हो चुकी है। आगे देखेंगे। हाँ,
महेंद्र बर्मन प्रथम ने मत्स्यविलास प्रहसन तो लिखा ही है, इसके अलावा इसने एक उपाधि धारण करी थी विचित्र चित्र, विचित्र प्रकार का व्यक्ति था महेंद्र, इसी वजह से तो उसने दूसरों का मजाक उड़ाया था। और गुण भर, और महेंद्र में गुण भर भर भरे हुए थे। और चेतकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि उपाधियां इसको धारण की गई है महेंद्र, विष्णु से रिलेटेड है चेतकारी की उपाधि, ठीक है। तो मत्स्यविलास, विचित्र चित्र, गुण भर और चेतकारी की उपाधियां सब किसको है? महेंद्र बर्मन की। महेंद्र बर्मन प्रथम ने एक अन्य प्रहसन भगवद जुग भी लिखा था, तो उसने दो प्रहसन लिखे हैं। एक तो लिखा है मत विलास प्रहसन, मत विलास लिखा है, दूसरा लिखा है भगवद अज्जुक, ठीक है। भगवद अज्जुक और मत विलास दोनों ने इसी ने लिखे हैं। त्रिज्ञान समंदर महेंद्र बर्मन प्रथम के समय में थे, ये चीज अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है। तो महेंद्र बर्मन प्रथम को हमने डिस्कस कर लिया, और ये समझ लिया कि चालुक्य और इनके जो बर्मन है, इनके बीच में लड़ाई जो है, वो राइवलरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आता है गद्दी पर नरसिंह बर्मन प्रथम 630 से 668 तक। नरसिंह बर्मन प्रथम अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 642 में बादामी पर अधिकार कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर युद्ध में मार डाला तथा बातापी कोंड की उपाधि धारण की। इस वजह का उल्लेख बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पाषाण पर उत्कीर्ण है, जो कि बनवाया था मल्लिकार्जुन किसने? मंदिर त्रैलोक्य देवी और चालुक्य ने, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की सेकंड वाइफ थी। अब जरा इसको समझ लो आप। यहाँ पर पहले गद्दी पर कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। यहाँ पे कौन था? महेंद्र बर्मन फर्स्ट था। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र बर्मन को हरा दिया था, ठीक है। ये वाला एरिया छीन लिया था बेंगई। अब क्या होगा? अब यहाँ पे गद्दी पर कौन आ गया भाई, ये बताओ मुझे। यहाँ पर महेंद्र बर्मन तो खत्म हो गया, चलो। अब आएगा नरसिंह बर्मन, ठीक है। नरसिंह बर्मन सेकंड। तो अब महेंद्र बर्मन की हार का बदला लेगा नरसिंह बर्मन की? नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो नरसिंह बर्मन ने अटैक किया पुलकेशिन सेकंड के ऊपर। बात समझ में आया? पुलकेशिन सेकंड को अटैक किया, इनकी राजधानी क्या है? बादामी है, बातापी को खत्म कर दिया। अब जब बातापी को ये लूटेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो नरसिंह बर्मन उपाधि कौन सी धारण करेगा? वातापी कोंड। कौन सी उपाधि धारण करेगा? वातापी कोंड की। कारण क्या है? कोंड का मतलब होता है शासक या राजा उस लैंग्वेज में। तो वातापी का शासक। अब ऐसे मत समझ लेना, देखो बात ये है कि नरसिंह वर्मन तो पल्लव, इनकी राजधानी तो कांचीपुरम थी, तो हमें एग्जाम में ये हो जाता कि भाई इसने वातापी कोंड क्यों, क्योंकि हमें कोंड का पता नहीं है। इतने नरसिंह वर्मन ने वातापी को लूटा था, तो उपाधि कौन सी धारण करेगा? वातापी कोंड की। कंफ्यूजन हमें ये नहीं होना है कि पल्लव का तो राजधानी कांची थी, तो उसने वातापी कोंड कैसे कर सकता है। या फिर ये हमें कंफ्यूज हो सकता है कि वातापी कुंड की उपाधि तो कोई चालुक्य वंश के शासकों ने रखी होगी, ना? है ना? तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना। वातापी कुंड, तो वातापी कुंड की उपाधि धारण करी। अच्छा, अब ये बात जो है, ये जो पूरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया है, ये त्रैलोक्य, जो त्रैलोक्येश्वर टेम्पल है, त्रैलोक्येश्वर, उसमें ये उसकी दीवारों पर ये अंकन है। क्यों? बदला लेने के लिए। अगर इंस्क्रिप्शन आपने किसी को लिखवा दिया है, ठीक है ना, तो बाद में इसको पीढ़ियां पढ़ेंगी और बदले लेंगी कि चालुक्यों को किनसे? पल्लव से बदला लेना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े, ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी। अभी राइवलरी खत्म नहीं हुई है, राइवलरी आगे चलेगी, उसे हम देखेंगे टाइम टू टाइम। हाँ, नरसिंह, चलिए, तो बातापी कोंड की उपाधि धारण की, और इस वजह का उल्लेख कहाँ पर? बादामी का त्रिलोक देवी ने जो मंदिर बनवाया था, उसका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन मंदिर। अब जो त्रिलोक देवी क्या है? वो चालुक्य विक्रमादित्य सेकंड था चालुक्य, उसकी दूसरी वाइफ है त्रिलोक देवी। अभी देखेंगे उसका शासन आएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मान वर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता के लिए सेना भेजी थी, और इस बात की जानकारी हमें कासकगुड़ी ताम्रपात्र से मिलती है। और साथ में इसने देखो, नरसिंह वर्मन ने मान वर्मन को, श्रीलंका का शासक था, उसको राजगद्दी प्राप्त करने के लिए सहायता के लिए सेना भेजी थी। अब यहाँ पे मैप फिर से देख लो, ये संबियर श्रीलंका, और ये इनका एरिया है पल्लव का। तो पल्लव श्रीलंकन से मदद कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि किसने सेना भेजी थी श्रीलंका के शासक मान वर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में? तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब याद कैसे करेंगे? जिसने महाबलीपुरम में एकाश्म में रथ मंदिर बनवाए, जिसने महाबली की उपाधि धारण करी, वही तो दूसरी जगह पर सेना भेज सकता है, राइट। और ये अभिलेख किसमें है? कासकगुड़ी ताम्रपात्र। पूछेगा कि कासकगुड़ी ताम्रपात्र किससे रिलेटेड है, तो हम किससे बोलेंगे? नरसिंह वर्मन से। तो हम कैसे याद करेंगे? काश हम भी नर और सिंह बन पाते, काश हम भी नर और सिंह बन पाते, तो नरसिंह वर्मन, राइट। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया, और तथा महाबली की उपाधि धारण की। अब जरा समझते हैं।
एकाश्म मंदिर होते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब है एक ही पहाड़ से काटकर आपने मंदिरों का निर्माण कर दिया, इसको हम एकाश्म रथ मंदिर कहते थे। और इनकी उपाधि क्या थी? महामल्ल की उपाधि थी। महामल्ल की उपाधि कोई समस्या का विषय नहीं है, समस्या का विषय है जब आपको पल्लव मल्ल भी मिलता है। तो महामल्ल और पल्लव मल्ल जब दोनों उपाधियां एक साथ एग्जाम में आती है तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी उपाधि किसकी है, तो हमें महामल्ल को कनेक्ट करना पड़ेगा नरसिंह से। देखो, नर और सिंह का जब अवतार हुआ था तो महायुद्ध हुआ होगा। नरसिंह ने जब अवतार धारण किया था, भगवान नरसिंह ने नर का और सिंह का, तो महामल्ल हुआ होगा, ठीक है। और इसी ने महामल्लपुर नगर की स्थापना भी की। अब याद कैसे करना है जरा मैं समझाता हूँ। आपको महामल्ल की उपाधि याद नहीं हो, लेकिन आपको ये तो याद है कि इतने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिर बनवाए थे, मोनोलिथिक। इनको हम क्या कहते थे? रथ। पहले बनते थे मंडप्स। मंडप्स के बाद में, मंडप्स यानी कि कुछ नहीं, गुफाएं हैं, सीधी सी बात है। गुफाओं को काटकर कुछ रूम्स बना दिए गए, फिर बने रथ। रथ क्या होते थे? एकात्म रथ मंदिर, मोनोलिथिक टेम्पल्स होते थे। तो मामल्लपुरम और महामल्ल एक ही जैसे नाम तो साउंड होते हैं, तो जो महामल्लपुरम का स्थापना करता है उसी की उपाधि महामल्ल है। और मामल्लपुर नगर की स्थापना भी इसी ने की, राइट। उसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में कांची आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेनसांग हर्ष, यहाँ पर शासन किसका होगा? ह्वेनसांग जनरली हम हर्षवर्धन के समय में मानते हैं, तो ये हर्षवर्धन के समय में भी आया था। और उसी समय कौन शासन कर रहा है? नरसिंह वर्मन द्वितीय भी शासन कर रहा है, ठीक। और चालुक्य कौन है? पुलकेशिन सेकंड। और याद करो, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को यहाँ पे हराया था, यहाँ पे नर्मदा के तट पर। नरसिंह वर्मन सेकंड नहीं, सॉरी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में है हिरण्यसंग, राइट। शैव आचार्य सुंदर मूर्ति भी पल्लव काल में थे। न्यायभास के लेखक वात्स्यायन भी पल्लवों की राजधानी कांची का विद्वान था। न्यायभास का लेखक वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखी है बताइए? वात्स्यायन ने लिखी है। तो वो भी कहाँ से थे? कांची के ही थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था उस समय। तो कदम वंशीय राजकुमार मयूर शर्मन ने शिक्षा ग्रहण करने कहाँ पे गया था? वो कांची आया था, कदम वंश की। अब कदम वंश कहाँ पर है वो देखो फिर से। ये है कदम्बों की राजधानी। अरे भाई, यहाँ पर कदम्स थे। हाँ, ये है कदम्स। और वो आए थे कहाँ पे? कांची, है ना। लेकिन उनको बेइज्जत करके भगा दिया गया था। बाद में उन्होंने अपनी स्थापना करी थी एक नए वंश की। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। हाँ, कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। कदम वंशी राजकुमार मयूर शर्मन शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। कदम वंश के दो शासक था मयूर शर्मन ने पल्लवों की राजधानी कांची में शिक्षा प्राप्त की तथा वहां प्रमाणित होने पर बनवासी में कदम्ब राजवंश की स्थापना की। और मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब फिर से जरा आप मैप पे देखो, समझनी है मैं चीजें, रटनी नहीं है। बेचारा मयूर शर्मन आया था यहाँ पर, किस लिए? शिक्षा के लिए। बेइज्जत किया गया, वापस गया। प्रतिशोध में इसके उत्तर में उन्होंने एक नया राजवंश बना दिया, कदम्ब ने, मयूर शर्मन ने। और बनवासी को राजधानी बनाया और 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए। तो 18 अश्वमेध करने वाला कौन है? मयूर शर्मन। मतलब उसके ऊपर। और कांचीपुरम को लूटेगा। इस तरीके से विक्रमादित्य जो सेकंड होगा वो पाली धारण करेगा कांची कोंड की। कांची कोंड। अब याद करो, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनको लूट की उपाधि कौन सी धारण करी थी? बातापी कोंड। तो बातापी कोंड की उपाधि है नरसिंह वर्मन द्वितीय की, नहीं सॉरी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की, ठीक है। और कांची कोंड की उपाधि है विक्रमादित्य द्वितीय की। तो याद रखना है। आगे हम देखेंगे। तो ये चीज हो गई। हाँ, इसके बाद प्रसिद्ध आलवर संत तिरुमंगई उसका समकालीन था, जिसने रचित गीत बैकुंठ पेरुमल मंदिर के दीवारों पर अंकित है। पूछ लिया जाए कभी आपसे कि जो अलवार संत हैं तिरुमंगई, इनके जो गीत हैं वो किस मंदिर पर अंकित है, तो हम बोलेंगे बैकुंठ पेरुमल। कैसे याद करेंगे? नंदी को हमें, अब ये देखो, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तिरुमंगई किसके शासन काल के थे? नंदी वर्मन द्वितीय। हम याद कैसे करेंगे? आजकल हम सड़कों पर देखते हैं कि लोग नंदियों को लेकर मांगने निकल जाते हैं, और उनको मिलता क्या है? मांगने निकल जाते हैं, मिलता है सिर्फ 2 रुपए। तो तिरुमंगई किसके शासन काल में? नंदी वर्मन द्वितीय के शासन काल में थे। अब नंदी वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था टेम्पल, कौन सा? बैकुंठ पेरुमल। या फिर ऐसे मांग कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं कि हमेशा बैकुंठ में हमें जगह मिले। तो तिरुमंगई के गीत किसमें अंकित होंगे? बैकुंठ पेरुमल टेम्पल में। इसके अलावा पल्लव अभिलेख के कासगड़ु की प्रकाशन भी नंदी वर्मन के समय हुआ था। अब इंपॉर्टेंट देखो, जो कास बताया था ना, इसमें नरसिंह वर्मन के बारे में तो हमें जानकारी है। नरसिंह वर्मन की कि किस तरीके से उसने कांची पर अटैक, उसने बातापी पे अटैक किया था। लेकिन इसका जो प्रकाशन है, जो लिखा गया, वो किसके समय में? नंदी वर्मन द्वितीय के समय में लिखा गया, ठीक है। तो कासक गुड़ी नंदी वर्मन द्वितीय के समय में हुआ था प्रकाशन। तो अब देखो, नंदी को जब भी हम पकड़ के चलते हैं तो कस के पकड़ के चलते हैं। नंदी वर्मन को जब भी पकड़ के चलते हैं, कस के पकड़ करके चलते हैं। दूसरी चीज,
हमें कन्फ्यूज होगा कि नंदी वर्मन फर्स्ट है कि नंदी वर्मन सेकंड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट काम हुए वो नंदी वर्मन सेकंड के टाइम पे हुए, तो नंदी वर्मन को एक तरीके से आप भूल ही जाओगे, उसने कुछ भी काम उसके इंपॉर्टेंट है जो हमने इतिहास में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दंती वर्मन शासक बनते हैं। नंदी वर्मन के बाद कौन बनेगा? दंती वर्मन। दंती वर्मन को वेल्यूर पालयम अभिलेख में विष्णु का अवतार कहा गया है। याद कैसे करेंगे? वेल्लूर पालयम में विष्णु का अवतार। तो देखो, वा से वैलूर, वा से विष्णु, ये तो हमें याद हो गया। अब लेकिन ये वैलूर पालयम अभिलेख है किससे रिलेटेड? दंती वर्मन से। तो कहने का मतलब ये है, हम दंत को वेलूर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, वेलूर जनरली एक तरीके का फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है। तो ऐसा याद करना, वेलूर कोई फैब्रिक है, उसी को आप अपने दांतों से दबा रहे हैं, ठीक है। तो दंती वर्मन को वेलूर पालयम अभिलेख में क्या कहा गया? विष्णु का अवतार। एकमात्र ऐसा शासक है जिसको विष्णु का अवतार कहा गया, किसको? दंती वर्मन। तो हमें ऐसे याद रख लो कि विष, दंत में क्या? विष, विष दंत में विष, विष्णु का अवतार। अब आता है शासक नंदीवर्मन तृतीय। ये शैव मत अनुयायी था, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले शासक हमें सब क्या दिख रहे हैं? विष्णु को मानने वाले भी हैं, शिव को भी मानने वाले हैं। नंदीवर्मन तृतीय कौन था? मत शिव मत अनुयायी था। तिलारे रिंद की उपाधि नंदीवर्मन तृतीय की ने धारण की। तासे तृतीय, तासे तिलारे रिंद। तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वीणा के रचयिता पेरुन देवनार उसकी राजसभा में रहते थे। तो किसकी सभा में रहते थे? जो तीन था, पेरुन देवनार। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन देव रहते थे। तो देवनार तृतीय की सभा में रहते थे नंदी वर्मन के समय में। अब देखो, नंदी के पैर होते हैं। अब लेकिन कितने पैर? नंदी के कितने पैर? तीन पैर वाला नंदी, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो पेरुन देवनार नंदी वर्मन तृतीय के सभा में, और तिरुमंगाई नंदी वर्मन द्वितीय के सभा में, तीन पैर वाला नंदी। नंदी वर्मन तृतीय ने राजपूत शासक अमुकवर्ष की कन्या शंखा से विवाह किया। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्लवों के जो संबंध थे, वैवाहिक संबंध, वो राष्ट्रकूटों के साथ में थे। पेरुन देवनार ने नंदी वर्मन तृतीय की राजसभा में नंदी कलम्बकम काव्य लिखा, जिसमें नंदी वर्मन की उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। पेरुन देवनार ने नंदी वर्मन तृतीय की राजसभा में काव्य लिखा, कौन सा? पेरुन देवनार ने लिखा नंदी कलम्बकम, जिसमें नंदी वर्मन की उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। अब ये पूछेगा आपको कि नंदी कलम्बकम किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा पेरुन देवनार के द्वारा, क्योंकि बताया था तीन पैर वाला नंदी, और नंदी वर्मन तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके बाद नृपतुंग बर्मन शासक बनता है, नृपतुंग। और अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था, ये इंपॉर्टेंट है। अपराजित को हरा के और ये चोल शासक अपने एरिया को एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। पल्लव के बाद कौन आएंगे? चोल आएंगे। बौद्ध विद्वान दिग्न्याग भी चौथी शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने कहाँ पे गया था? कांची गया था, याद रखना। बौद्ध नाग, जिसको फादर ऑफ लॉजिक बोला जाता है इंडिया में, फादर ऑफ लॉजिक, ठीक है, दिग्नाग। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव काल में नयनार तथा अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया हुआ था। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं पल्लव्स की जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में, मेजरली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पल्लव्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है क्या, कि इन्होंने मंदिर आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स इससे पहले इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। अब वो टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, अब तक हमने देखा है कि रॉक कट के आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा बन बन चुका है। जैसे कि मौर्य काल में अगर आप देखोगे, तो हम देखते हैं कि लोमस ऋषि की गुफाएं हम देखेंगे, उनको काट कर बनाया जाता है। इसके अलावा कर्ण चौपार गुफाएं देखेंगे, उनको काट के बनाया जाता है। इसके अलावा जब हम पश्चिम भारत में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सातवाहन डायनेस्टी थी, इनके टाइम पे बहुत सारे बुद्ध विहार बनाए गए थे। अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी। तो जो रॉक कट के आर्किटेक्चर था, ये तो कई समय से, पिछले काफी समय से चल ही रहा था। लेकिन पल्लव्स ने वो एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना के स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स बनाने खड़े कर दिए, यानी कि एक आसम इस तरीके के मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लव्स के समय पे ही स्टार्ट होता है, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पल्लव्स की आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो इनको हम चार ग्रुप में बांट देते हैं, या चार प्रकार की शैली, चार प्रकार की स्टाइल रही है। पहली रही है महेंद्र स्टाइल, दूसरी नरसिम्हा ग्रुप स्टाइल, तीसरी रही है राजसिम्हा ग्रुप स्टाइल, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या था? नरसिंह वर्मन सेकंड ग्रुप स्टाइल। और चौथी रही है नंदी वर्मन स्टाइल। तो कैसे? महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राजसिम्हा वर्मन और नंदी वर्मन टाइप स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हमें देखने को, या आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। महेंद्र वर्मन ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि महेंद्र वर्मन, अब ये शुरुआती काल, तो शुरुआती काल में सीधी सी बात ये है कि रॉक को कट किया गया होगा, और जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसको उन्होंने मंडप्स कहा है। क्या कहा है? मंडप्स कहा है। अगर हम मंडप्स की बात करेंगे,
तो ये हमें मंडप्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो क्लियरली इमेजेस हमें दिख रहा है कि किस तरीके से रॉक्स को कट करके उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनवाया है। ये गेट दिख रहा है, ये सेल है, एक सेल यानी कि एक कमरा बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप पिलर्स को देखो किस तरीके से उन्होंने कारीगरी करी है। कुछ बीच में प्लेयर कॉलम्स भी दिए हैं और यहाँ पर उन्होंने कह सकते हैं डेकोरेटेड पिलर्स भी दिए हैं, राइट? और इसके अलावा भी आप ये एरिया देखो, यहाँ पे गुफाओं को यहाँ पे भी एनग्रेविंग्स करी गई हैं। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर और ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने एनग्रेविंग्स करी हुई हैं। सो दिस वाज द आर्किटेक्चर मार्वेलस ऑफ पल्लव्स, राइट? तो इनको हमने कहा है मंडप। तो सब अब ये बताओ मंडप भी हमारे कैसे सजता है? जैसे शादी विवाह होता है उसमें भी मंडप लगभग लगभग ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब इसमें कौन-कौन से मंडप थे ज़रा देखते हैं। एक है त्रिमूर्ति मंडप। त्रिमूर्ति का मतलब 3 मूर्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका मंडप हमें देखने को मिलेगा मंडकपट्टू में। कहाँ पे? मंडकपट्टू में। तो त्रिमूर्ति मंडप कहाँ पे? मंडकपट्टू। इसके अलावा महेंद्र विष्णु मंडप हमें देखने को मिलेगा। महेंद्र विष्णु मंदिर मंडप कहाँ पे? महेंद्रवाड़ी में। तो ये 2 मंडप हमें याद रखने हैं कि त्रिमूर्ति मंडप मंडकपेट्टू में और महेंद्र विष्णु मंडप कहाँ पे? महेंद्रवाड़ी। तो महेंद्र महेंद्र इसके नाम में आ ही रहा है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? तो मंडप का निर्माण तो उन्होंने करवाया ही है। इसके अलावा अनंत शयन एट उंडावल्ली। अनंत शयन का मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो शयन मुद्रा में है। ठीक, अनंत सागर शयन मुद्रा में है और वो हमें मिलता है कहाँ? उंडावल्लू केव्स से। कहाँ पे? उंडावल्ली केव्स। वो भी कहाँ पर है? गुंटूर में। गुंटूर की केव्स वैसे भी पेलुलिथिक एज के टाइम से बहुत फेमस रही हैं। एंड द सीरीज ऑफ भैरव कुंडा इन द एंड ऑफ हिज रीजन। और अंत में उसने भैरव कुंडा की गुफाओं में भी इस प्रकार से काटकर बनवाए थे। और भैरव कुंडा गुफाएं कहाँ पर है? नॉर्थ आर्कट के रीजन, जहाँ पे आज कर्नाटका का आज का नॉर्थ आर्कट है। इसके अलावा ही अटेम्प्टेड टू कॉपी ए बुद्धिस्ट विहार। उसने बुद्धिस्ट विहार की कॉपी करने का भी प्रयास किया लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं कर पाया। क्यों? उसे सर्कल खत्म हो जाता है। अब अगर हम बात करें, इसने जनरली एक तो हमने ये मंडप देखे थे, त्रिमूर्ति मंडप और महेंद्र विष्णु मंडप, ये जो अलग-अलग जगहों पर निर्मित हैं। अब पल्लावरम में जो मंडप उन्होंने बनवाए हैं, उनको पंच मंडप कहा जाता है। तो देखो इसने मंडप कहाँ-कहाँ पे बनवाए, एक तो पल्लावरम में, दूसरा मंडकापेट्टू में, तीसरा महेंद्रवाड़ी में। तो अब हम बात करेंगे जो पल्लावरम में पंच मंडप बने हैं उनके बारे में, ठीक है? तो अगर हम इनकी बात करेंगे, इसमें महिषासुरमर्दिनी केव भी यहीं पर है मामल्लपुरम में। त्रिमूर्ति केव भी कहाँ पे? मामल्लपुरम में। वराह वराह भगवान विष्णु का अवतार है, वो भी मामल्लपुरम में। और अरिवराह केव्स भी कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? मामल्लपुरम में ही देखने को मिलेगी, राइट? इसके अलावा महाबलीपुरम में इसने 15 रॉक कट केव टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया और सलुवान कुप्पम में इसने 2 रॉक कट केव टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया। तो महेंद्र ग्रुप्स का जनरली जो स्पेशल फीचर है वो मंडप्स के बारे में है। इसके अलावा जो भी केव्स बने हैं मंडप यानी कि केव्स, वो सब महेंद्र ग्रुप के टाइम के ही हैं। तो अब महेंद्र वर्मन के बाद जो दूसरा शासक आता है नरसिम्हा वर्मन, इसने अलग प्रकार की शैली की स्टार्ट करी और इसने जो स्टार्ट की उनको कहा जाता है रथ। क्या कहा जाता है उनको? रथ कहा जाता है। रथ क्या है? रथ है मोनोलिथिक टेम्पल्स। हिंदी में इसको कहें तो एकास्मक एकास्मक मंदिर, यानी कि एक ही रॉक से कट कर कर एक पूरे मंदिर को बनाया जाना, इसी को रथ कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन रथ को देखिए, ये रथ है, ये पहले पहाड़ हुआ करते थे, अब इनको कट करके एक ही पहाड़ से इतने सारे रथ बनाए गए हैं, राइट? अब हम ये देखेंगे कौन कौन से रथ थे। अगर हम रथों की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले 8 रथों की बात करते हैं। 8 रथ में एक तो 5 पांडव के रथ हैं, तो 5 हो गए ये। और 3 विभिन्न हैं। तो तीनों जो विभिन्न हैं वो कौन-कौन से हैं? पिदारी, वलयकुट्टा और गणेशा। ठीक है? अब जो पंच पांडव के रथ हैं उनमें जरा देखते हैं। एक रथ है धर्मराज। धर्मराज किसका नाम है? युधिष्ठिर का। इसको परकसर ऑफ द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल का परकसर का मतलब है अग्रणी कहा जाता है। द्राविड स्टाइल शुरुआत में हमें इसी में धर्मराज रथ में ही देखने को मिलती है। दूसरी बात है नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जो एक इंस्क्रिप्शन है वो भी धर्मराज रथ पर ही उत्कीर्ण हुआ है। और अगर हम पंच पांडवों के रथ की बात करेंगे तो सबसे बिगेस्ट कौन है? धर्मराज। याद कैसे करेंगे? युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे तो इनका जो रथ बनाया गया वो भी बिगेस्ट है, राइट? और ये कि सबके सब आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रेनाइट जैसे मजबूत पत्थर के से इनको निर्मित किया गया है जो कि इजी नहीं था इनको कार्व्ड आउट करना। ठीक है? छेनी हथौड़े की मदद से उस समय इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना वो भी ग्रेनाइट रॉक्स पे इजी काम नहीं रहा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे भीमरथ की। तो भीमरथ जो है वो कैसा है? भीम जो भीम का है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वे में बनाया गया है। इसके अलावा अर्जुन और सहदेव 2 रथ ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट है यानी कि पूर्ण नहीं हो पाए हैं। कौन-कौन से? अर्जुन और सहदेव।
इसके अलावा द्रौपदी रथ ऐसा रथ है जो स्मॉल है, यानी कि सबसे छोटा है और स्क्वायर के आकार का बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमें याद रखना है कि धर्मराज रथ सबसे बड़ा है, द्रौपदी सबसे रथ छोटा है, अर्जुन और सहदेव के रथ इनकम्प्लीट हैं, भीम रथ लॉन्गिट्यूडनल है, राइट। इसके अलावा जो 3 रथ हैं वो पिडारी, वलयकुट्टा और गणेश है, ये रथ हमें याद होने चाहिए। पंच पांडव केव, इसके अलावा पंच पांडव जो केव का निर्माण है वो भी नरसिम्हा ग्रुप के टाइम पे ही हुआ है। याद कैसे रखना है? देखो जनरली जो केव्स बनी है वो तो महेंद्र ग्रुप के समय पे बनी है, लेकिन जो पंच पांडव केव बनी है वो किसके समय में, जिसने पंच पांडव रथों का निर्माण करवाया था उसी के समय में। तो ये चीज हमने डिस्कस करी। अब आते हैं राजसिम्हा ग्रुप या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में। नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे सबसे बड़ी बात है, अब तक जो सिर्फ पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए जा रहे थे, स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, उनकी जगह पर उन्होंने क्या एक जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि जो प्योर टेम्पल्स हैं वो इन्होंने बनाने स्टार्ट किए, किसने? राजसिम्हा ग्रुप के समय पे। तो देखते हैं, द रियल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स स्टार्टेड एंड इट मूव्ड आउटसाइड द केव्स, राइट। तो इस प्रकार से ये मतलब अब जो मंदिर थे वो केव्स के बाहर भी आने लग गए थे, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे सूर्य टेम्पल की। अब सूर्य का मतलब क्या होता है, पहले ये जरा समझिए। सूर्य मतलब होता है समुद्र का किनारा, उसके किनारे पर जो टेम्पल बनाए गए थे उनकी बात करी जा रही है। अब आपने पहले हम लोगों ने लोकेशन देखी थी सूर्य टेम्पल्स की, वो कहाँ पे थी? महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम अगर आप देखोगे एक शहर है जो यहाँ पे बसा है, यहाँ पे समुद्र के तट पर बसा है, समुद्र के तट पर बसा है, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सूर्य टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। तो तो यही चीज याद रखनी कि सूर्य टेम्पल में 7 पैगोडस का निर्माण करवाया था, कहाँ पे? महाबलीपुरम में। अब राजसिम्हा ग्रुप को इसी को क्योंकि महामल्ल भी कहा जाता था, राइट। तो 7 पैगोडा सूर्य टेम्पल या 7 पैगोडा एक ही बात है, कहाँ पे? महाबलीपुरम में बनवाए गए थे। इनमें से अभी सिर्फ एक ही है, जैसे ये था सूर्य टेम्पल, आप देखो इस प्रकार के उसने 7 टेम्पल्स बनवाए थे। यहाँ पर आपको समुद्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ब्लू कलर में? तो ये समुद्र के किनारे बनाए गए। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कैलाशनाथ टेम्पल। अब ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे एडवांस टेम्पल बनाया था कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम का, ठीक है। इसमें भगवान शिव की पूजा करी जाती थी और चूंकि ये सब शिव शैविज्म को भी मानते थे। हाँ, अब एक चीज याद रखनी है कि कैलाशनाथ टेम्पल स्टार्ट तो करवा दिया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया गया था, इसके बाद पर वो शासक आएगा परमेश्वर वर्मन द्वितीय के द्वारा, राइट। ओके। इसके बाद राजसिम्हा ग्रुप या नरसिंह वर्मन ग्रुप शैली में ही दूसरा टेम्पल और बना है बैकुंठ पेरुमल टेम्पल। अब बैकुंठ पेरुमल का टेम्पल स्टार्ट तो करवाएगा कौन? परमेश्वर वर्मन, लेकिन इसको कंप्लीट किया जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय के समय में। बात समझ में आ गया है? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने, जिसने कैलाशनाथ टेम्पल को कंप्लीट इसने करवा लिया होगा क्योंकि ये पहले से बन के आ रहा था, और इसने एक नए टेम्पल की नींव रखी, वो क्या थी? बैकुंठ पेरुमल टेम्पल। और इसको कंप्लीट करवाया किसने? नंदी वर्मन ने। अब याद करो कैसे हमने यार किया था, वैकुंठ में 2 लोग, वैकुंठ में आपको परमेश्वर मिलते हैं, हाँ, तो फिर नंदी भी कहेगा कि भाई हमें भी वैकुंठ चाहिए, इस तरीके से। अब आता है अंत में नंदी वर्मन द्वितीय ग्रुप ऑफ स्टाइल टेम्पल। इसमें 2 टेम्पल बनाए गए हैं, मतंगेश्वर टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब याद कैसे करना? देखो नंदी जो होता है ना वो मतंग होके चलता है, और नंदी जब भी चाहता है कि इस जीवन में उसकी भी मुक्ति हो जाए। तो मतंगेश्वर एंड मुक्तेश्वर टेम्पल इज बिल्ट बाय जनरली नंदी वर्मन। ठीक, तो ये हमने मुक्ता टेम्पल्स की बात कर ली है पल्लव्स के एज में, राइट। ये आप देखोगे कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची का है, इसी से इंस्पायर्ड होकर चालुक्यास ने भी, किसने? चालुक्यास ने भी एक विरूपाक्ष टेम्पल का निर्माण करवाया था। चालुक्यास ने भी विरूपाक्ष टेम्पल का इसी टेम्पल से प्रेरित होकर। तो आप ये देख सकते हैं कि कैलाशनाथ टेम्पल कांची का किस तरीके से, कितने आलीशान हमें टेम्पल दिखाई दे रहा है, राइट। ग्रेनाइट से काट के बनाया गया ये टेम्पल है। अब हम बात करेंगे बास रिलीफ स्ट्रक्चर। बास रिलीफ स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये पूरा एक पहाड़ है, इसी पे उत्कीर्ण करके कोई आप चित्र बना दो, उसको बास रिलीफ कहा जाता है। खुले आसमान पे जब भी कोई चित्र बनाया जाता है वो। तो देखो भाई मैं आपको सीधी सी बात ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमें जो चित्र दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लियर तो नहीं इमेज दिख रही है, ये 2 तरीके से इसको मतलब डिफाइन कर रहे हैं कौन? हिस्टोरियंस। क्लियर नहीं है। एक कर रहे हैं अर्जुन और पीनेस के द्वारा, कि महाभारत में जब अर्जुन ने अपने सब भाई बंधुओं को मार दिया था, उसके बाद अर्जुन ने प्रायश्चित किया था, उसी का ये दृश्य है। दूसरा कह रहे हैं कि भगीरथ का जो अथक प्रयास था माता गंगा को यहाँ पे मृतलोक में लाने का, तो भगीरथ यहाँ पे तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं और माता गंगा नीचे आ रही हैं, कहाँ पे? वहां से मृतलोक में आ रही हैं। तो इन दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियंस करते रहे हैं, बट क्लियर कुछ नहीं है। एग्जाम में इन दो में से कोई ना कोई एक आ जाती है चीजें। एनसीईआरटी में अर्जुन पीनेस गिवन है क्या? एनसीईआरटी में इसको अर्जुन पीनेस बताया गया, तो जनरली हम ऑप्शंस पे अर्जुन पीनेस ही टिक करेंगे। आगे देखते हैं।
बहुत सारे रॉक कट केव टेम्पल्स बनाए गए थे, उन पे स्कल्पचर्स बनाए गए जैसे कि त्रिमूर्ति केव, महिषामर्दिनी केव, ये ठीक है, और वराह केव और अजीवरा केव। ऊपर हम देख कर आए हैं और ये सब महेंद्र बर्मन ग्रुप के टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, महेंद्र बर्मन ग्रुप के। इसके बाद द स्कल्पचर्स ऑफ एट अंगकोर वाट एंड द बस रिलीफ्स ऑन द स्तूपा ऑफ द बोरोबुदर वो सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑफ मामल्लपुरम। वो ये कह रहे हैं कि मामल्लपुरम में जो भी रॉक कट पे जो बास रिलीफ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उन्हीं की कॉपी करके या उन्हीं से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड किए गए हैं। कहाँ पे? अंगकोर वाट या फिर बोरोबुदर के जो स्तूप है। कहने का मतलब ये है कि अंगकोर वाट और बोरोबुदर स्तूप पे जो भी बॉस रिलीफ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो मामल्लपुरम के स्ट्रक्चर से ड्राइव है। क्यों? क्योंकि मामल्लपुरम का स्ट्रक्चर ज्यादा प्राचीन है और ये कंपेरेटिवली नए हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया? डेस्केंट ऑफ द गंगास, भगीरथी। भगीरथी ने जब गंगा को तपस्या करके नीचे लाए थे, उसका अंकन है, या फिर अर्जुना पीनेस, यानी कि अर्जुन जो अपना तपस्या कर रहे हैं उसका। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर वॉश रिलीफ स्ट्रक्चर है। वर्ल्ड विश्व का सबसे लार्जेस्ट ओपन एयर रिलीफ वॉश स्ट्रक्चर इसी को माना गया। राइट, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी पल्लव के समय पे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में था ये। अब हम पल्लव वंश से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। सबसे पहले है कि महेंद्र बर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन उल्लेख करता है किसका? बौद्धों एवं कपालकों का। मत्स्य विलास का यहाँ पे बुक अपने टाइटल से ही आपको ये बताता है कि बुद्ध एवं कपालकों पर उपहास है, जो महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने लिखा था। राइट, इसने एक और इस तरीके से प्रहसन लिखा था, उसका नाम था भगवद उद्योग। क्या नाम था? यहाँ पे लिख रहा हूँ, भगवद उद्योग। तो इसने इस तरीके से दो प्रहसन लिखे थे, एक मतविलास प्रहसन और दूसरा भगवद उद्योग प्रहसन। राइट, तो हमें दो चीजों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज फर्स्ट? नहीं, ये चोल वंश का शासक था। कर्क तृतीय? ये बिल्कुल नहीं था। नृपतुंग वर्मन? ये शासक नहीं था। अपराजित वर्मन? ये दिस इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, अपराजित वर्मन को हराकर हम देखेंगे कि चोल वंश ने अपनी स्वतः सत्ता का एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। अपराजित को हराया था किसने? आदित्य फर्स्ट जो चोल था उसने, और एक स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना करी। लेकिन फिर भी अपराजित बर्मन के बाद हम देखेंगे कि छोटे से एरिया पे चोलों का शासन तब भी बना रहा, और इस तरीके से हमें नंदी वर्मन चतुर्थ और कंप वर्मा, इन दोनों का उल्लेख हमें अपराजित बर्मन के बाद भी ये दो शासक हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री हेनसांग कांची में कुछ समय ठहरा था। यही क्वेश्चन पूछेगा कि हेनसांग किसके समय में आया था, तो हम क्या बोलेंगे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में। ठीक है, अब याद कैसे करना है अभी बताओ। हर जनरली हेमचंद हर्षवर्धन के समय में आया था, तो हम ये देखेंगे हर्षवर्धन अगर उत्तर में शासक था तो दक्षिण में पल्लव कौन शासक था? तो वो कौन था? नरसिंह वर्मन। और इसी के समकालीन कौन था? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। सॉरी, पुलकेशिन सेकंड ने नरसिंह वर्मन को भी हराया था और हर्ष को भी हराया था, दोनों को हराया था। इसके अलावा पल्लव शासक महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत्स्य विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। अभी हमने डिस्कस किया इसको। इसमें कपालकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। ठीक है, पल्लव शासकों के अधिकांश लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आंसर इज विशुद्ध संस्कृत। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि सातवाहन का जो काल था, या जो शक शासन था, रुद्रदामन, उसी के समय से हम देखेंगे कि हर एक वंश ने ये संस्कृत को प्राचार्य देना शुरू कर दिया था। उनमें सातवाहन भी आते हैं, उनमें पल्लव भी आते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हमने डिस्कस करके आए थे, वही अपराजित है। पल्लव वंश ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा की भी संतान घोषित किया था, विष्णु की भी संतान घोषित किया था, अभी हमने डिस्कस किया था। और अपने आप को ये अश्वत्थामा के वंशज मानते थे। किसके वंशज मानते थे? स्वयं को अश्वत्थामा के वंशज मानते थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पास था बप्पा। किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक था सिंह विष्णु, जिसकी उपाधि थी अवनी सिंह की भी थी। इसको अवनी सिंह भी कहा जाता था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म अनुयायी था। कौन किस धर्म को मानने वाला था? वैष्णव। हालांकि इनमें शैव धर्म अनुयायी भी थे। जैसे कि अगर हम देखेंगे कैलाशनाथ टेम्पल जो बनवाया था राजराज सेकंड, उसने राजसिम्हा वर्मन या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, तो वो शिव को समर्पित है। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्लव वंश के साथ साथ वैष्णव के साथ साथ शिव को भी मानने वाले थे। इसकी राजसभा में संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। और भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? किरत अर्जुनियम। किरत अर्जुनियम जो पुस्तक लिखी है किसने? भारवी। और भारवी कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली, ये तीनों नहीं थे, था कांची। अब कांची में बहुत सारे लोग पढ़ने आए थे। कौन कौन? जैसे कि
मयूर शर्मा ने, कदम नरेश जो थे मयूर शर्मा ने कांची में ही शिक्षा प्राप्त करी थी, लेकिन जब इनको विद्युत कर दिया जाता है तब ये जाके 18 महायज्ञ करेंगे और कदम्ब वंश की स्थापना कर देंगे कर्नाटक के रीजन में। हमने डिस्कस किया थ्योरी की क्लास में। नालंदा के जो कुलपति थे धर्मपाल, उन्होंने भी यहीं पर कांची में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करी थी। इसके अलावा जो चीनी यात्री हेनसांग ने भी कांची की यात्रा की थी। और किसके समय में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में। वही लिखता है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें 10,000 भिक्षु निवास करते थे। यहाँ का मतलब कहाँ है? कहाँ पर? कांची में। तो पूछ ले कि किस जगह का वर्णन करता हुआ हेनसांग कहता है कि यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें 10,000 भिक्षु निवास करते, तो आंसर हमारा क्या होगा? हेनसांग। कांची के बारे में कहा है। मदुरै पांड्य राज की राजधानी थी और यहाँ का मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, ये हमें पता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित तंजौर चोल शासकों की राजधानी हुआ करती थी और यहीं पर टेम्पल भी बनाया उन्होंने। आगे देखेंगे। चोल शासक राजराज ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है और एक भगवान किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है बृहदेश्वर टेम्पल। महाबलीपुरम मद्रास से 40 मील दूरी पर समुद्र तट पर स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ पर है? ये सूर पर, तट पर। पल्लव राजाओं के काल में यह प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा कला का केंद्र हुआ करता था। समुद्री बंदरगाह तो था ही, कला का केंद्र मतलब यहाँ पर महाबलीपुरम के सूर्य टेम्पल बनाए गए थे। याद करो, सूर्य टेम्पल यानी कि 7 पैगोडास बने थे। ठीक है। निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? चोलों की बात कर रहे हैं। कैलाश मंदिर ये कांची का, ये तो पल्लव ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर बताइए किसने बनवाया? विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। और विद्याधर चंदेल ने कब बनवाया था? जब महमूद गजनबी को उसने परास्त कर दिया था, गजनबी को हराया था। और यहीं पे सदाशिव चतुर चतुष्पाद शेखर चतुष्पाद सदाशिव चतुष्पाद की मूर्ति अंकित है, यानी कि 4 पैरों वाले शिव की। कहाँ पे? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। बृहदेश्वर टेम्पल जरूर किसने? चोलों ने बनवाया था। और लिंगराज टेम्पल ये तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो चोलों की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा सी बृहदेश्वर टेम्पल। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? अभी हमने डिस्कस किया था, ये चित्रित कहाँ पर अवतरित है? मदुरई में? नहीं। ऐहोल में? नहीं। कांचीपुरम में? नहीं। मामल्लपुरम में। राइट। तो मामल्लपुरम में इसी को हम गंगा अवतरण का युद्ध वो चित्रण कहते हैं, अब इसी को कहते हैं अर्जुन की तपस्या। चलिए, इनके बारे में डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मामल्य शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। एकात्मक मंदिर को रथ कहा जाता है। ठीक है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान है। जितने भी बने हैं वो सब के सब कहाँ पे? मामल्लपुरम में। मामल्य शैली के रथ अपनी मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण है। तो कहने का मतलब ये है, नकुल और सहदेव 2 ऐसे रथ हैं जिन पर कोई भी उत्कीर्ण नहीं है। और ये भी याद रखना कि नरसिंह वर्मन के समय में ही मंडप और एकात्मक मंदिर यानी कि रथ बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। आगे देखेंगे। महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी के अर्जुन की तपस्या का विशाल एकात्मक मूर्ति स्थित है, ये भी याद रखना है। इसी को कभी कभार इंटरप्रिटेशन करके गंगा अवतरण कहा जाता है, जो कि 96 फीट घेरे की है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बास रिलीफ स्ट्रक्चर यही है। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। पल्लव रथ मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? महाबलीपुरम में, समुद्र के किनारे, याद करवाया था। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? ये कह रहे हैं रथ जो होते हैं, मंडप के बाद रथ किसने स्टार्ट करे थे बनवाने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन के समय में मंडप से बनने स्टार्ट हो गए थे। नरसिंह वर्मन के समय में रथ बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। आगे देखेंगे। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन या परमेश्वर वर्मन। तो आंसर हमारा क्या होगा? रथ मंदिर। ये नरसिंह वर्मन ने करवाए थे, रथ टेम्पल्स। ठीक है। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? वो भी बात है। जिसकी राजधानी रही होगी, पल्लव की कैपिटल थी, चोल की कैपिटल तो तंजौर थी। पांड्य ने मंदिर बनवाए मदुरई में। चालुक्य, बादामी के चालुक्य या बातापी में इन्होंने बनवाई हैं चीजें। ज्यादा है तो अहोल में भी बनवाया है। और पट्टादाकल जो है वहां पे भी इन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं। जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की, वह प्रशासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम तो नहीं था, राजेंद्र चोल प्रथम नहीं था, राजराज चोल नहीं था। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और यहीं पर इसने रथ टेम्पल बनवाए, वो रथ टेम्पल 7 पगोडास बनवाए। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो हमें पता है, सब लोग जानते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसी का नाम है राजसिम्हा वर्मन। आइए देखते हैं।
और ये मंदिरों का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्र थी? ये उपाधि थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट की विचित्र चित्र। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी अन्य उपाधियां। मध्यविलास प्रहसन नाम की पुस्तक लिखी थी तो उपाधि मध्यविलास भी थी और एक उपाधि इसकी गुणभर भी उपाधि थी इसकी गुणभर। आगे देखेंगे चालुक्य और होयसाल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? चालुक्य और होयसाल जो मंदिर है वो बेसर शैली में हमें निर्मित होते दिखाई पड़ते हैं। बेसर शैली में मतलब ये है जो डिजाइन इनका जो बनाया जाएगा, जो डिजाइन बनेगा वो बनेगा इनका द्रविड़ जो आर्किटेक्चर होता है उसके तरीके से, राइट। लेकिन इनमें जो उत्कीर्णन होगा, उत्कीर्ण जो कार्विंग्स होगी वो होगी नागर स्टाइल टाइप में। तो दो चीजें याद करनी है, स्टाइल डिजाइन जो बनेगा टेम्पल्स का वो बनेगा द्रविड़, दास्य डिजाइन दास्य द्रविड़, और उत्कीर्णन होगा नागर शैली में। बस यही इंपॉर्टेंट चीज हमें आपको याद रखनी है। कुछ फेमस टेम्पल्स अगर हम बात करेंगे विसर शैली की तो कुकानूर यानी कि प्राचीन हैदराबाद राज्य का नाम था कुकानूर। कुकानूर का कालेश्वर धारवाड़ जिले में लक्कुंडी या लोकिंकुड़ी जैन मंदिर है। मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर सोमेश्वर सिद्धरामेश्वर ये आदि मंदिर इसी प्रकार के यानी कि वैसर शैली में निर्मित हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? तो आंसर हमारा क्या होगा, नर्मदा नदी के तट पर किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। और यहाँ पर एक अभिलेख का निर्माण किया गया है, एहोल इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं या फिर एहोल प्रशस्ति भी आप कह सकते हैं। और इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया और हर्ष को यहाँ पर कहा गया है उत्तर पथ का स्वामी। उत्तर पथ स्वामी कहा गया है कि उत्तर पथ के स्वामी को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, राइट। हाँ, और ये जो है इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि कैसी दक्षिणी ब्राह्मी है। उसको लिखवाने वाला कौन है? रवि कीर्ति जो कि संस्कृत का विद्वान हुआ करता था। और रवि कीर्ति कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का ये मंत्री या कवि हुआ करता था, राइट। यहाँ पे लिखा है कि इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। आगे देखते हैं भारत में क्या के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, और परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे क्रम क्या सही हमारा बैठ रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला गोपाल द्वारा पाल राजवंश ये लगभग थोड़ा लेट हुआ होगा। इसमें सबसे अंत में अगर हम देखें तो वो हुआ है ये चोल वंश का शासन लास्ट में हुआ 800 के बाद। तो तीन सबसे लास्ट में रखेंगे हम लोग, ये दो हटा दो। अब इनमें से सबसे अब दो तो फर्स्ट पे आ ही जाएगा, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दिन पल्लव सत्ता की स्थापना। इसके बाद आना चाहिए नहीं, राजा भोज बहुत बाद में आएगा। ये गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो दो के बाद चार फिर एक और फिर तीन। तो दो के बाद चार एक और फिर तीन, तो इसी आंसर हमारा सही बैठेगा, राइट। तो ये डिस्कशन था हमारा पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन। और आपके ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखोगे IAS प्री 2020 में आया हुआ था। धन्यवाद।